बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत का थिएटर आज कुछ इस तरीके से शुरू हुआ कि जब दिन का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि सिंध हाउस में हमारे अरकान असम्बली को अगवा करके रखा गया है। पीपल्स पार्टी की तरदीद आई। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने यह कहा कि सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान वहाँ पर मौजूद हैं। फिर वज़ीर इत्तलात सईद गनी सामने आए, उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी और PMLN के अरकान वहाँ पर मौजूद हैं, सेफ कस्टडी के तौर पे उन्हें वहाँ पे रखा गया है। उसके बाद फिर एक जुगाड़ लगाया गया और जब हुकूमत की जानिब से वहाँ पे ऑपरेशन करने की बातें मंजर आम पे आती रहीं तो ऐसे में एंकर्स को बुलाया गया और अंदर के हालात दिखाया गया कि कौन कौन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली वहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने ये कहा कि हम अपनी मर्जी के तहत यहाँ पर आए हैं। खान साहब अगर ये ऐलान कर दें कि हाँ हमें आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे और आप अपने ज़मीर का जो फैसला है वो अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं, तो हम यहाँ से बाहर आने को तैयार हैं। उसके बाद फिर बातें होना शुरू हुई, ज़मीर फरोशी के इल्ज़ामात लगना शुरू हुए। फिर ये बातें होना शुरू हुई कि दूसरी पार्टी से आए और यहां से फिर ज़मीर अपना फरोश करके अपोजिशन की तरफ झुकाव कर लिया। अब इल्ज़ामात की भरमार इस तरीके तक हो चुकी है कि अब टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एक दूसरे को गालियां निकाली जा रही हैं। पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस वक्त जो दूसरी छांगा मांगा की सियासत आपको दिखाई दे रही है, ये बहुत नुकसान पहुंचाएगी। किस हद तक पहुंचाएगी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सिंध हाउस के अंदर अगर कप्तान के खिलाफ बात की जाए, ज्यादातर उसमें वो लोग हैं जो दूसरी पार्टी से आए और PTI में शामिल हुए, PTI का मंशूर लेकर आगे बढ़े और अब फिर से वापसी का रास्ता इख्तियार करने को है। पाकिस्तानी ये तर्ज सियासत आप क्या समझते हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहा है? अपोजिशन को, हुक्मरान जमात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यार सर, आज TV स्क्रीन पर चलने वाले सुबह से लेकर अब तक की फुटेज, बागी किसी को कहा गया, अरकान असम्बली की गुफ्तगू, हर चैनल का यही कहना था कि ये चैनल बाजी ले गया, हर चैनल ने अपना ही क्रेडिट लिया। चले, ये अच्छी बात होती है, लेकिन इससे आज PTI का मोराल जो है वो बुलंद हो गया। आज मैंने हर तीसरे शख्स को, जो पहले महंगाई पे तंग था, जो पहले क्या PTI के ख़िलाफ़ था या PTI से नाराज़ था या बिल्कुल न्यूट्रल था, आज मैंने उसको ये कहते सुना कि जनाब इमरान खान दुरुस्त कहता था, इमरान खान कहता था ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इमरान खान कहता था ये पैसे खर्च करेंगे, ये ख़रीदेंगे, इतने दिन से ये शोर मचा हुआ था, ये पैसे हमारे बंदों को दे रहे हैं, और आज ये साबित हो गया। आप देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी जुम्मेदार तरीन शख्स है यासर, वो क्या बयान दे रहे हैं, सईद गनी साहब क्या बयान दे रहे हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि मरियम औरंगज़ेब अतातारर जो है वो किस तरह मीडिया को लेकर जाते हैं। आप वहाँ देखते हैं कि बाकी लोग किस तरह लेकर जाते हैं। यानी मुझे एक बात बताएं, पूरा पाकिस्तान पर है, कोई सेफ हाउस नहीं है। अगर पाकिस्तान की आम को सेफ हाउस कोई नहीं मिलता, उनको आप तहफ़्फ़ुज़ दे नहीं रहे, उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात कर नहीं रहे। अरकान असम्बली को उठाया, जाकर सिंध हाउस में रख दिया, और सिंध हाउस की सिक्योरिटी किसके पास है? सिंध हुकूमत के पास, सिंध की पुलिस के पास। यानी ये कब से प्लान बन रहा था, कब से इतने लोगों को यहाँ पे लाया गया? क्या पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान जंग कराई जाएगी? 8 मार्च से लाया गया था बकायदा। देखे ना, ये बकायदा एक प्लानिंग थी ना, ये प्लानिंग हर चीज चाह रही थी और सब कुछ हो रहा था। तो ये मैं तो समझता हूँ यार सर। लेकिन राणा साहब, उन्होंने इस बात का मार्जिन लिया है, जितने भी सूबों के हाउसेज होते हैं उसकी जो सिक्योरिटी होती है वो सूबे के अंडर ही होती है। बस ये मार्जिन लेते हुए उन्होंने वहां पे 475 से ज्यादा होता है, इसी तरह होता है यार सर, सब कुछ होता है। लेकिन ये चीजें होती हैं जो आज हुई हैं। शांगा मांगा में तो देखा गया, पाकिस्तानी सियासत नहीं, पाकिस्तानी सियासत में मैंने नया होता है। शांगा मांगा में देखा गया था, हमने मरी में देखा था, हमने मानसेरा में जाते देखा था। लेकिन इस तरह देखें, 3-3.5 साल बाद मुझे नहीं समझ आती कि ये ज़मीर 3 साल सोया रहता है। वो एक शेर है ना यासर, अनाएं जितनी महंगी हैं ज़मीर उतने ही सस्ते हैं, खुदाया तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं। ये मुझे नहीं समझ आती कि अचानक ज़मीर कब जाग जाता है। मेरे पास जो इतला है यासर, अब मैंने कल भी कहा था कि कुछ चीज़ें याद है, मैंने कहा था कुछ चीज़ें ओपन होंगी। हमने कल के प्रोग्राम में कहा था कुछ गाड़ियाँ जो लेने आएंगी, जो कुछ लोग पकड़ेंगे, उन्होंने इंकशाफात की हैं। तो आज वो चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई हैं। वज़ीर आज़म को जो रिपोर्ट पेश हुई है, मुझे नहीं पता कि वो ये दुरुस्त है या गलत है, मुझे नहीं पता कि इसके बाद इसके मामले क्या है क्या नहीं है। वो कहा गया है कि बासत बहारी इनको 15 करोड़ दिया गया है, नूर आलम खान 25 करोड़, राजा रियाज 18 करोड़, ये जो रिपोर्ट के मुताबिक है। अहमद हसन हुसैन
22 करोड़, वजी अकरम 15 करोड़, नुज़रत पठान 22 करोड़, राना कासम नून 13 करोड़, रमेश कुमार 16 करोड़, गफ़ार वट्टू 15 करोड़, रियाज मजारी 15 करोड़, ख्वाजा शराज 18 करोड़। ये वो है जो बाकायदा 1, 2 हवा 3 है जिनके अभी तक चीज़ें सामने नहीं आई कि उनका क्या मामला है। तो बाकी जहाँ तक मामला, ये एक और रिपोर्ट है। सही। अब बात यह है कि मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। मेरी जुम्मेदार अफराद से बात हुई। अब राजा रियाज और जो दूसरे लोग हैं, इनका फैसला जहांगीर तरीन साहब ने करना है। जहांगीर तरीन एक डेड, मैं समझता हूं कि सियासत में बेहतरीन आदमी है। उसने एक स्टैंड लिया, वो जिसके साथ खड़ा होता है उसके साथ खड़ा होता है। उनकी बहन सकी का कहना है कि वो इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। उनके साथी आज भी एंटी बुजदार तो बात कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ बात सब राय शामिल कर लेकिन अचानक देखें, आप राय शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। चौधरी साहब, आपके करीबी साथी जो आपकी पार्टी इजलासों में शिरकत करते रहे, उसके बाद मुत्तफ़िका तौर पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे, अब वो जाके सिंध हाउस में बैठे हैं। वो ये कहते हैं हम सेफ कस्टडी में हैं, हमें ख़तरा था, हमारे ख़ानदान को ख़तरा था, हमारे दोस्तों की ज़मीनों पे कब्जे होने शुरू हो गए, इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं। अब PTI की मरकज़ी क़यादत ये कहती है ये बिके हैं, ज़मीर बेचे हैं, तब जाके बैठे हैं। आप भी अपने उन्हीं दोस्तों के बारे में वो राय रखते हैं जो मरकजी क़यादत रखती है, या वो राय रखते हैं जो वो खुद रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। देखें जी, किसी को इल्ज़ाम लगाना और किसी पे बिना सबूत के कोई बात करना, ये तो मुनासिब नहीं होता। अगर किसी के पास कोई शवाहिद हैं तो वो कहना चाहिए। मैं इसको कभी भी इस पर एग्री नहीं करूँगा, किसी पे ऐसे इल्ज़ाम तराशी करना। जो ये लोग हैं, असल बात यह है कि ये लोग आज यहाँ क्यों बैठे हैं, इन लोगों के पास यहाँ आने की नौबत क्यों आई कि ये लोग यहाँ आकर बैठे। देखें, ये लोग सियासी लोग हैं, अपने अपने हलकों से 4-4 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने हलकों की नुमाइंदगी करते हैं, अपने हलके का वोट लेकर आए। अगर कोई कहे कि जी किसी ने 10 करोड़ ले लिया, 15 करोड़ ले लिया, मैं उस बहस में नहीं आता जी। ठीक है जी। ये बात रही आपकी कि ये लोग आज यहाँ क्यों हैं। आपको अपने सियासी लोगों को संभालना पड़ता है, आपको अपने सियासी लोगों के मसले मसाइल हल करने पड़ते हैं। आज मुझे बड़े दुख से ये कहना पड़ रहा है कि मैं तकलीफ में हूँ। ये आज देख रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के लोग ऐसे डिवाइड होकर, ऐसे दूर होकर एक अलग कैंपेन कर बैठे हैं और वो ये डिसाइड किए बैठे हैं कि वो इस नो कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करेंगे। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आज मैं चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने मशीरान को सामने खड़ा करें और उनसे ओंटो साहब आपकी बात दुरुस्त है, आपने पहले भी ये बातें की और बातें करते भी हैं। सिर्फ हमें ये बता दें, क्या ये राजा रियाज और उनके साथ जो 6 लोग आपके कैंप के हैं, जो उस तरफ गए हैं, जो आज पीपल्स पार्टी के कैंप में गए हैं या नून लीग के कैंप में गए हैं या सिंध हाउस में बैठे हैं, क्या इसमें जहांगीर तरीन साहब की मशावरत या मर्जी शामिल थी? देखें, ये जो लोग मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ, ये सियासी लोग हैं, इन्होंने अपनी सियासत के फैसले करने हैं। जहांगीर तरीन साहब से इन्होंने जरूर मशवरा किया होगा, लेकिन फैसलों इन्होंने अपने फ्यूचर की पॉलिटिक्स का फैसला तो खुद करना है। इन्होंने अपने हल्के में जाना है कल को। चौधरी साहब, बसद एहतराम, मैं ज्यादा माजी में नहीं लेके जाता, इधर माजी करीब की बात कर लेता हूँ। मुझे जरा पूरा कर लें। जी करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि ये लोग अपने हलकों की नुमाइंदगी करते हैं और हर जो इलेक्टेड MNA होता है उसको अपने हलके की पल्स मिलती है। और इनको जो भी ये लोग आज बैठे हैं, ये अपने हलकों से ये मायूस हैं हुकूमत से। इनको संभालना चाहिए था, इनके मसले मसाइल हल करने चाहिए थे, इनको हमें अपने से दूर नहीं करना चाहिए था। ऐसे ये आज जो सवाल तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को अपने उन मशीरान से पूछना चाहिए। साहब, हम आपने जो कहा दुरुस्त बात की, हम आपकी बात की तायीद करते हैं। हम जो पूछना चाहते हैं, आपने 2 दिन पहले जो यासर पूछना चाह रहा था, आप सब ने हर मीटिंग के बाद एक ऐलान किया कि हमारा फैसला, हमारा डिसीजन जहांगीर तरीन साहब करेंगे। हमारी राय मुख्तलिफ है, लेकिन जो फैसला तरीन साहब को करेंगे वो हमें मिन्नो अनकबूल होगा। तो क्या ये फैसला जहांगीर तरीन साहब का है कि ये सिंध हाउस में बैठ जाए? तो राजा रियाज ने कह दिया कि हम देखें, अभी आप मेरी अर्ज सुने। जहांगीर तरीन साहब जो फैसला करेंगे वो सबके सामने आ जाए।
अभी जहांगीर तरीन साहब का फैसला तो किसी के सामने नहीं आया ना। जब जहांगीर तरीन साहब फैसला करेंगे वो आपको भी पता चलेगा, हम उसका ऐलानिया भी जारी करेंगे, हम उसकी प्रेस स्टेटमेंट भी देंगे। अभी तो आप इन लोगों से आपने इंटरव्यू किए, इन लोगों ने अपनी अपनी राय आपको दी, क्या ये लोग क्या ख्याल रखते हैं, हुकूमत से नाराज हैं, हुकूमत से नाराज हुए बैठे हैं, लेकिन जो जहांगीर तरीन साहब फैसला करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। यानी आपको ये लगता है कि जहांगीर तरीन साहब के फैसले से पहले इनफरादी तौर पे उन्होंने खुद ये डिसीजन कर लिया कि अब हम कुली तौर पे अपनी बात कर सकते हैं, अपना फैसला खुद कर सकते हैं, इसलिए वो मुखालिफ कैंप पे चले गए? देखें, अभी तो वोटिंग का टाइम नहीं आया ना जी। अभी उन्होंने आप लोगों ने, जो भी ये लोग हैं हमारे जो जहांगीर तरीन ग्रुप के जो लोग हैं ये जहाँ बैठे हैं, जो भी इन्होंने, इनके इंटरव्यूज भी आए हैं आपके सामने, उन्होंने अपनी अपनी राय का इजहार, अपनी अपनी राय दी है, अपना ख्यालात का इजहार किया है। लेकिन अभी आप ये देखें कि आप इस चीज़ को ये सोचें कि आज ये लोग ये जो मायूसी दिखा रहे हैं हुकूमत से, ये उस पर भी तो ये इनको वो हुकूमत को जवाब चाहिए कि आप ये, इनको ये भी थ्रेट है कि अगर इनके पास वोट देने का इनके पास अपना हक है, ये अवामी नुमाइंदे हैं और ये जो भी राय रखते हैं, इनकी ये कतन वजह नहीं है कि जो आज ये कहें। उनके साहब, आप पीटीआई के पहले दिन के वर्कर हैं, आपकी मेहनत हमने अपनी आंखों से देखी है, दिन रात आपने मेहनत की है और एक अपनी जमात को खड़ा किया है। मैंने इसलिए तो कहा कि आज जी बिल्कुल, मैं इसलिए आप ही की बात की तरफ आ रहा हूँ। तो क्या जब इनको इख्तियार वोट देने का है तो फिर इनको जिस पार्टी ने टिकट दिया है उससे इस्तीफा देकर इनको दोबारा अवाम में आने का इख्तियार नहीं होना चाहिए? मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि मैंने पहले आपको ये बताया कि आज मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे दिन है कि आज मैं ये देख रहा हूँ कि आप जिस घर को बनाते हैं वो घर बिखरता हुआ देखते हैं। हमने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया, हमने बड़ी मेहनत, बड़ी जद्दोजहद की इस हुकूमत को फॉर्मेशन में, लेकिन आप ये देखें कि इस दिन के आने की नौबत क्यों आई? इस दिन की नौबत इसलिए आई कि इन लोगों को किसी ने संभाला ही नहीं आपके। ये कभी पहले हुआ ऐसा कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग कैंप में बैठ, ठीक है जी, कभी ऐसा पहले देखा आपने किसी हुकूमत? आप ये मानते हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं? देखे ना, ये तो बातें सामने आ रही हैं, सबके सामने आ रही हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग वहाँ हुकूमती कैंप से नाराज होकर सिंध हाउस बैठ गए। आपका बात, मेरा कहने का जो मकसद है कि ये दिन आया क्यों? कि आपके पास ऐसा कोई सियासी कद काट का कोई शख्सियत नहीं है जो इनको मना सकता? आज प्राइम मिनिस्टर साहब पूछें अपने उन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि ये आज पीटीआई से अलहदा हो जाएं, उधर जाने का ऐलान कर दें, अगला इलेक्शन ये जीत के दिखा दें। ये सारे इलेक्शन जो जीते हैं ये इमरान खान के नाम पे जीते हैं, अपनी शख्सियत पे नहीं जीते। ठीक है, वो अपनी अपनी राय दे सकते हैं, मैं अपनी राय दे सकता हूँ, वो अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अर्ज ये कर सकता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो लोग हैं ये पॉलिटिकल लोग हैं, अपने अपने हलकों से वोट लेकर आए हैं, इलेक्टेड लोग हैं, और ये अगर 2 दर्जन से जायद लोग हैं तो ये हुकूमत। एक आखिरी सवाल आन चौधरी साहब, क्या आपको ये लगता है कि कोई ऐसी सूरत पैदा हो सकती है 1 हफ्ते के अंदर कि ये तमाम लोग अगले हफ्ते के अंदर अंदर हुकूमती बेंचेस में शामिल दिखाई दें? देखें जी, कबल वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी हो सकता है आने वाले वक्त में, और ये तो सियासत है, सियासत में एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। क्या सियासत में एक आखिरी सवाल है आपसे, क्या हुकूमती इस हमेशा मुश्किल में जहांगीर तरीन साहब ने निकाला है, तो इस मुश्किल तरीन वक्त में क्या जहांगीर तरीन साहब के साथ हुकूमती राब्ते शुरू हो गए हैं? ये तो तरीन साहब बता सकते हैं, लेकिन वो अभी तो लंदन में है और उनका इलाज चल रहा है और वो बहुत रिकवर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरी में, उनकी सेहत में बेहतरी आ रही है। लेकिन यह है कि वो जल्द पाकिस्तान आएंगे इंशाल्लाह, और जो भी वो फैसला करेंगे वो अपने फैसलों के तो खुद ही बता सकते हैं कि वो, लेकिन जहांगीर तरीन साहब कुछ ही दिनों बाद वतन वापस आ जाएंगे और जो भी फैसला करेंगे वो फैसला भी सामने आ जाएगा और उनके फैसले के बाद उनके जो तमाम लोग हैं वो उन्हीं की तरफ दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया आन चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त। राना साहब, बात को आगे बढ़ाते हैं, जिस तरह सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, आन चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आप उससे क्या तासुर लेते हैं? दूसरा ये, मोने सिलाई साहब बरतानिया रवाना हो चुके हैं, इतलात ये हैं कि यहाँ पे हम मुलाकातें करने के बाद वो गए हैं बरतानिया, लेकिन कुछ इतलात ये भी हैं कि उनकी फैमिली वहाँ पर मौजूद होती है, फैमिली से मिलने गए। आप क्या समझते हैं, इत्तेहादियों का झुकाव किस तरफ नजर आ रहा है आज की डेवलपमेंट के बाद? देखिए, आज की डेवलपमेंट के बाद इत्तेहादियों का तमाम तर झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ नजर आ रहा है।
हमें हमें वो बात जो हकीकत है उसे मानना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं अगले 2 से 3 दिन में जिस तरह इमरान खान की पोजीशन बेहतर हो रही है, PTI की पोजीशन बेहतर हो रही है अवामी हमदर्दी में। राणा साहब ये बात मानते हैं, ठीक है, एक कप्तान का बयानिया था कि हॉर्स ट्रेडिंग होती है, वो बात ठीक है, उस हद तक अवाम में मकबूलियत हो रही है, लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि वो जो तशख़्ख़ुस है उसको डैमेज इनके अपने ही कुछ लोग कर रहे हैं, टेलीविजन चैनल पे बैठ के दूसरे लोगों को अलकाबात से नवाजना और फिर गालियां देना, उससे नहीं इमेज डाउन होगा? मैं जमातों में नंबर 1 को देखा जाता है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9 क्या करता है ये नहीं देखा जाता। मुस्लिम लीग नून में आज भी मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को देखा जाता है शहबाज शरीफ से ज़्यादा। पीपल्स पार्टी में बिलावल और असफ अली जरदारी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम में मौलाना फजलुर रहमान हैं, MQM के अंदर आज भी MQM के वही लीडर हैं। ये बाकी सारा कुछ आपके सामने है। इसी तरह बाकी सियासी जमातों में होता है। हमें हकीकत को जानना चाहिए। PTI अगर इमरान खान के बगैर कोई कहे कि 3 PTIs और बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, तो मुमकिन नहीं है। PTI इमरान खान की वजह से है, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून किसकी वजह से आपको नज़र आता है? मियां नवाज शरीफ की वजह से। मान लेना चाहिए हमें ये। बाकी देखें, जब आपको अवाम में बेजाराई मिलती है और आपको ये नज़र आता है कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आइंदा साल बाद भी इलेक्शन हो जाएंगे या 1.5 साल बाद, तो इत्तेहादियों को फिर सोचना पड़ता है। देखें, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मैं आपको ये लिख के दे दूं, मौलाना साहब ने बिल्कुल कहा है, सब कुछ है, मुस्लिम लीग नून किसी सूरत में काफ लीग को 1.5 साल पंजाब में नहीं देगी। ये लिख लीजिएगा। MQM के मुतालबात तमाम तर मुआहिदा होने के बावजूद पूरे नहीं होंगे। क्या आपको माजी के मुआहिदे याद नहीं है? क्या माजी में लिखा हुआ याद नहीं है? फिर उसके बाद जरदारी साहब का कहना कि ये कोई हदीस नहीं है, ये फलान, याद है ना आपको जरदारी साहब ने क्या कहा था कुछ मुआहिदों के मतलब कि ये गुजरूरी नहीं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको खबर देता हूँ यासर। PTI आज इजलास में कुछ फैसले हो चुके हैं। नंबर 1 तो PTI को यकीन है कि वो अब भी कुछ कर लेंगे, अभी तक उनको ये यकीन है। उसके बाद उन्होंने सेकंड जो बनाया अपना ज़हनी तौर पे, जिस चीज़ पे वो तैयार हो चुके हैं, वो सड़कों पे आने के लिए वाज़े तौर पे तैयार हो चुके हैं। कप्तान ने आज उन्हें वाज़े तौर पे ये कह दिया, या सर मैं आपको ये बिल्कुल कन्फर्म खबर दे रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी सूरत आती है कि हमें किसी से हाथ मिलाना पड़ता तो हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम कोई कंप्रोमाइज़ करना पड़ता नहीं करेंगे, फिर हम सड़कों पे जाएंगे और अगर हमें 3.5 साल तंग किया गया तो फिर हम इन्हें बताएंगे कि अवामी ताकत क्या है। और इसके लिए मैं आपको यह भी बता दूं, आज कुछ लोग गए थे कि जनाब आप 27 तारीख का जलसा मुलतवी कर दें, आप 27 तारीख को जलसा ना करें, आप 27 तारीख को बिल्कुल खामोश हो जाएं ताकि अमन रहे। तो उन्होंने वाज़े तौर पर इस पर इनकार कर दिया कि मेरा जमहूरी हक है जिससे मैं इस्तेमाल करूँगा, और 27 से पहले 4 जलसे होने जा रहे हैं, 27 से पहले 4 जलसे होने जा रहे हैं। अभी PTI को कह दिया गया है कि सड़कों पे पीपल्स पार्टी ने भी तो जलसों का ऐलान कर दिया ना। करें। देखिए, पीपल्स पार्टी के जलसे अगर कोई बड़े होंगे तो सिंध में होंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, पीपल्स पार्टी के जलसे जो है ना वो पंजाब में बड़े नहीं होंगे। उन्होंने KP में ऐलान किया, KP में भी कर लें, वो KP हद तक कुछ बेहतर होंगे, लेकिन नहीं होगा। आपको मैं और बता दूँ, मेरे पास तो ये इतला है यासर कि एक गवर्नर भी इन्हें छोड़ के जा रहे हैं। अब आप मुझसे ये ना पूछिएगा कहाँ के गवर्नर है, अवाम को पता है 3.5 साल। ठीक है, एक गवर्नर भी आपको छोड़ के जा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनका राब्ता मुस्लिम लीग नून के हो जाए, और मुस्लिम लीग नून की एक खातून जो है उनके लिए उनका नरम गोशा शुरू से रहा है और किसी तरीके से राब्ते हो भी रहे हैं, और वो राब्ते बड़े आप पार्टी का नाम ना लेते तो मैं ये कहता कि वो वहीं जा रहे हैं जहाँ से आए थे। ठीक है, तो ये मामला मैंने आपको कहा कि जा रहे हैं, मेरे पास जो इतलात है वो फौरी जा रहे हैं, ये कुछ देर बाद जाएंगे। दूसरा आपको पता है कि राजा रियाज साहब जहांगीर तरीन साहब के साथ थे, मगर अब ये सारा कुछ वो राना सनाउल्लाह साहब की ख्वाहिश पे कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब के कहने पे कर रहे हैं। उनके साथ उनका एक बड़ा गहरा तल्लक है। बहुत से लोगों के साथ कमिटमेंट्स हो चुकी हैं, इसलिए जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उसको ज़रा थोड़ा सा डैमेज किया गया है। और मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मेरी उनके किसी ज़ुम्मेदार शख्स से बात हुई, उन्होंने कहा जी इमरान खान की ज़ात पे तो हमें इख्तलाफ ही कोई नहीं था, हमें पंजाब के हद तक था। और फिर उन्होंने इकरार किया, उसने कहा जी ये सुबह से जो TV पे चल रहा है इससे अवामी हलकों में, हम अपने हलकों में हैं, अवामी हलकों में इमरान खान की पोजीशन बेहतर हो गई है। चले मैं आपको एक और ख़बर देता चलूँ, हो सकता है तहरीक अदम एतमाद से पहले, अभी तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हो सकता है तहरीक अदम एतमाद
से पहले अदालत का कोई चक्कर लग जाए, कुछ और हो जाए। लेकिन अगर खान चला गया, खान जाते जाते हो सकता है कोई बड़ा काम कर जाए। राणा साहब, गवर्नर खान राज जाते की जाते मैं कह रहा हूँ हो सकता है कोई बड़ा काम कर जाए, और कप्तान अगर कोई बड़ा काम कर गया तो वो भी सियासी जमातों के लिए बड़ा अलार्म होगा, खतरे की घंटी होगी। और मैं आपको बड़ी क्लियर सी थोड़ी सी गवर्नर राज सिर्फ आपको धमकी लगता है? मेरा नहीं ख्याल जो सिफारिश वजीर दाखिला की तरफ से की गई, फिर इसका फैसला कल को बुला होगा। लिया। चलिए मैं आपको बता दें, इसका फैसला कल हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि इस फवाद चौधरी साहब ने इशारा दिया ना, उन्होंने कहा बेहतरीन है लाए हमारे, उसके साथ साथ वो वजीर दाखिला है, उनकी राय अहमियत रखती है, हम उस पर सोचें। यासर इसका फैसला कल हो सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको पता है मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा सख्त बरहमी का भी इजहार किया है। उनके बड़े किफ़ायतुल्लाह साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने जो एक टीवी चैनल पे अंसारुल इस्लाम के ख़िलाफ़ जो बात की है, उस पर उन्हें 15 दिन का नोटिस दे दिया। यासर शोकाज नोटिस दे दिया है। यानी आप ये ज़हन में रखिएगा, मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैंने 1-2 दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि इनके अंदर से कुछ लोग इस चीज़ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। मौलाना साहब की तंजीम के अंदर से कभी नहीं गए थे। क्यों नहीं गए? नहीं, वो हाफिज हुसैन अहमद साहब उस वक्त, उसके बाद अब मैं कह रहा हूँ, अब यानी ये इतने गैप के अंदर नहीं बात है। किफ़ायतुल्लाह साहब बड़े करीब तरीन लोग हैं, तो ये 3 चीज़ें। मैं फिर कह रहा हूँ 27 से पहले को बड़ा ऑर्डर भी निकल सकता है और सड़कों पे आने का फैसला हो चुका है। अब अवामी सियासत करने की बातें हो रही हैं, अवामी सियासत किस हद तक तकवीयत दे सकती है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, जहां पर सियासत के अंदर एक दूसरे को अब अलकाबात से नवाजा जा रहा है, एक दूसरे पर तौहीन की जा रही है, एक दूसरे की किरदार कुशी की जा रही है, और कुछ लम्हे कबल आप ये कहते हैं कि कुछ लोगों को मना लिया जाएगा, और फिर उसके बाद जब आपको तायुन होना शुरू हो जाए कि ये लोग नहीं मानेंगे तो फिर उनको अलकाबात से नवाजा जाएगा। उसके साथ साथ आप ये समझते हैं कि आपके अराकीन अगर अपोजिशन के पास चले गए हैं तो ये आईन और कानून की खिलाफ वर्जी और हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अपोजिशन के जो अराकीन आपके पास आ रहे हैं तो वो अपने ज़मीर के मुताबिक आ रहे हैं। ये जो इस वक्त सियासत पैदा हो चुकी है, ये आने वाले दिनों में अवाम के लिए क्या पैगाम लेकर जाएगी? जब आने वाले दिनों में अपोजिशन के अगर अराकीन, यानी इस वक्त जो अपोजिशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे जाएंगे तो क्या उस वक्त भी उन्हें अलकाबात से नवाजा जाएगा? और अगर उधर के अराकीन अपोजिशन, जो मौजूदा अपोजिशन है, उसमें आ जाए तो फिर क्या होगा? सियासत इस वक्त किस नहज पर है, इसी पर बात करेंगे। बात का आगाज करते हैं जमात इस्लाम के सीनियर रहनुमा डॉक्टर कामरान मुर्तज़ा साहब से। कामरान मुर्तज़ा साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कामरान मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले बयान आता है सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिर्फ अराकीन सिंध हाउस के अंदर मौजूद हैं। फिर सईद गनी साहब कहते हैं नून लीग के हैं, हुकूमत कहती है हमारे भी बंदे हैं, फिर वो खुल के सामने आ जाते हैं। अब बाकायदा तौर पे हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लग रहा है। कहा यह जा रहा है कि छांगा मांगा की सियासत के बाद सिंध हाउस दूसरा छांगा मांगा बन चुका है। हुकूमती इस क्लेम को आप किस नजरिए से देखते हैं, और आईन कानून का रास्ता जो हुकूमत इख्तियार करना चाहती है, हुकूमत उसमें किस हद तक कमजोर है? देखिए, ये इस बात को तो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या सिंध हाउस में जो लोग बैठे हुए हैं, पीटीआई के लोग या फिर पीपल्स पार्टी जिनके पास सिंध हाउस है, इसमें मैं तो उसमें अगर कोई बात कहूँगा तो वो अंदाजे से कह सकूँगा। मुमकिन है वो दुरुस्त हो, मुमकिन है वो दुरुस्त ना हो। तो इसमें आप बेहतर ये नहीं है कि उनसे उनका व्यू पॉइंट ले लें। चलें कामरान साहब, उनका व्यू पॉइंट लेंगे आपसे, क्योंकि आप कानूनी माहिर भी हैं और आप बड़े एक ज़िम्मेदार शख्स हैं और आपने हमेशा बड़ी हक की बात की है। पहले तो कहा जा रहा था अगर कोई वोट डालेगा तो वो आइन की, अपनी पार्टी की खिलाफ वर्जी करेगा आइन की, और उसको उसके खिलाफ डिस्क्वालीफाई के लिए आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। अब जिन लोगों ने आज ऑन कैमरा मुख्तलिफ टीवी टॉक शोज़ में और सिंध हाउस के अंदर कह दिया है कि वो पीटीआई को वोट नहीं देंगे, वो दूसरी जमात से जाके आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, अब आइन क्या कहता है? क्या अब इन पर वो क्लास जो है अभी से लागू नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस वक्त ऐसा है कि जिस वक्त वो अमल जो 4-5 चीज़ें उसमें 63A में लिखी हुई हैं, जिस वक्त वो अमर वाक़या हो जाएगा उसके बाद जो है वो
आर्टिकल 63 जो है ना उनके रास्ते में आएगी, उससे पहले नहीं। मैं अगर भले भले कहता रहूं कि मैं वोट जो है ना ज़ायद कर दूंगा, मुमकिन है कि वो जो है ना वो जिस तारीख को वो वोटिंग हो उस वक्त तक उनका इरादा बदल जाए। तो सिर्फ ये कहना या ये नीयत में जो है ना वो गुनाह जो है ना वो नहीं आता, मजहबी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी। जिस वक्त वो कर लेंगे, ऐसा फर्ज कर लीजिए कि ये 20 लोग हैं, मुझे नहीं पता उनकी तादाद क्या है, मैंने आज सुबह से अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं बैठा, मेरे पास मोबाइल है, कोई इसमें मैसेज आ जाता तो मैंने सिर्फ वही देखे। तो अपना अगर वो वोट ये कहते हैं कि जी हमने नहीं जाना और उसके बावजूद जो है लोग जाते हैं वोट डालते हैं और वोट जो है वो 162 जो है अपोजिशन के पास हैं, ये 20 लोग ये हो गए 182, बाकी इत्तेहादी भी यकीनन जो है उनके वोट भी इधर आएंगे तो ये 200 के आसपास चला जाएगा मामला। तो अगर 200 निकलता है तो वो इत्तेहादियों को तो ये कुछ नहीं कह सकते, इत्तेहादियों का ऑप्शन है जिस वक्त मर्जी जो है ना वो वापस चले जाए। उसके बाद 63 को इन्वोक करने के लिए उसकी सर्टन कंडीशंस हैं, वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। वो द मोमेंट वो वोट जो है ना वो कास्ट हो जाएगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, हुकूमती रहनुमा ये राय रखते हैं कि जब पार्टी चेयरमैन को इस बात का इदराक हो जाए कि ये शख्स जो है इसका झुकाव किसी और तरफ हो सकता है, वो खुद ये फैसला करने में हक बजानिब है कि वो नाअहली के लिए रेफरेंस भेज सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो उसमें जब वो वोट कास्ट करेंगे फिर शोकाज होगा, शोकाज का जवाब आएगा, फिर वो स्पीकर को लिखेंगे, स्पीकर उस पर अपनी राय जो है कायम करेगा और देन जो है ना वो रेफर करेगा टू द इलेक्शन कमीशन। फिर उसके बाद जो है ना वो शुरू होगा, उनकी डिफेक्शन का जो है ना अमल शुरू होगा और डिफेक्शन के लिए फिर उनको बुलवा के सुनना ज़रूरी होगा। तो ये 20 लोग हैं तो 20 लोगों को की सर्विस और 20 लोगों पे जो है ना उसके बाद जो है ना उनका वहाँ पे आ जाना और उसके बाद उसको आर्ग्यू करना, दोनों तरफ से आर्ग्यू होगा। स्पीकर ने रेफरेंस भिजवाया होगा, स्पीकर किसी को अथोराइज करेगा कि वो जाके वो अपना नुक्ता नज़र जो है ना वाज़ेह करे, फिर उसके बाद जिनके खिलाफ एक्शन लेना है उनको बगैर सुने जो है वो उनसे ये सीटें नहीं ली जा सकती। यानी हम कह सकते हैं कि ये आइंदा आने वाले इलेक्शन तक चलेगा, आइंदा आने वाले इलेक्शन तक फैसला होगा। इतना लंबा महीने का अमल है। अच्छा कामरान मुर्तज़ा साहब, 90 डेज कम से कम जो है ना ये कामरान मुर्तज़ा साहब, मान लिया अदम इत्मीनान की तहरीक कामयाब हो गई, आप पीडीएम का एक अहम हिस्सा भी हैं, एक अहम सियासी जमात से आपका तल्लुक़ भी है, क्या उसके बाद 1.5 साल हुकूमत रहेगी या फौरी इलेक्शन के लिए 3 माह के अंदर अंदर ही जो तैयारी होगी वो होगी? देखिए, इस बात का फैसला गो की क़यादत ने करना। मैं आपको जो है ना, मैं चूँकि JUI का वर्कर हूँ, मैं आपको JUI का नुक्ता नज़र बताता हूँ। मुमकिन है कि फैसला ये ना हो या मुमकिन है कि वो जब चेंज सरकमस्टांसेस में कोई और फैसला हो, मगर JUI का जो नुक्ता नज़र आज तक है, जो ऑफिशियल उसका व्यू पॉइंट है, वो मैं आपको आज बता देता हूँ। हम चाहते हैं कि अवाम को उसका वोट का हक वापस कर दिया जाए और इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद इमीडिएटली इलेक्शन में जाया जाए। ये हमारा ऑफिशियल जो है ना व्यू पॉइंट है, इसमें हम आज भी खड़े हैं। कल क्या होता है, कल तो हम रेजिग्नेशन के लिए भी कह रहे थे, मगर बाद में हमको जो है ना वो बाकी साथियों ने ये करने पे न करने पे मजबूर किया। आज हमारा नुक्ता नज़र ये है, कल जाहिर है आप एक इत्तेहाद में बैठे हैं, आप दूसरे साथी हैं, आपके साथ मेजॉरिटी पार्टीज हैं, उन्होंने आपके साथ अच्छा बुरा ताउन किया है, तो कल कोई भी चेंज सर्कमस्टांसेस में कोई दूसरी बात भी हो सकती है, मगर बहरहाल हमारा आज तक नुक्ता नज़र ये है। कामरान मुर्तज़ा साहब, दूसरी बात से एक बात करूंगा कि अगर कोई ये सजेशन दे दे कि PTI के बगैर कौमी हुकूमत बनाई जाए, तो आपके ख्याल में जमीयत उलमा इस्लाम फे का मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए, बात यह है कि एक पार्टी को तो इस वक्त निकाला जा रहा है, ठीक है जी। जब एक पार्टी को निकाला जा रहा है तो वो तकरीबन आल नाल थी ना इस वक्त आज तक की सूरत हाल में, वो तो कल उस हालात में वापस नहीं आएगी, उसका हिस्सा नहीं बनेगी। जो भी अगर कौमी हुकूमत की कोशिश की जाए या बनाई जाए, वो उसका हिस्सा नहीं बनेगी। हाँ, उनके इत्तेहादी यकीनन उसका हिस्सा बनेंगे। तो ये शायद इसको रीफ्रेज करने की इस पूरे जो है ना जुमले को ज़रूरत होगी। इसका थोड़ा सा जो है ना इसकी डेप्थ में जाके आप जब जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी, जिसको निकाला जाए वो तो उसमें आके सबऑर्डिनेट पोजीशन नहीं लेगा,
वो तो ये नहीं कहेगा कि शहबाज वज़ीर आज़म हो या पीपल्स पार्टी का कोई दोस्त जो है ना वज़ीर आज़म हो और उसके नीचे जो है ना हम जो है ना उस कौमी हुकूमत की शुरका में से शामिल हो जाएंगे। ये तो चौधरी साहबान तो शायद कह लें, MQM साहबान वाले साहबान जो है ना वो भी कह लेंगे, बाप वाले दोस्त भी कह लेंगे, मगर ये कम से कम जो ना वो जो मेजर पार्टी है जिसके पास प्राइम मिनिस्टरशिप थी वो तो इस बात पे कभी भी एग्री नहीं करेगी। तो मेरा ख्याल है कि उनके कहने का मकसद ये था कि माइनस PTI बाकी रिमेनिंग, क्योंकि माइनस PTI इस सेंस में कि वो तो एग्री नहीं करेगी, सबऑर्डिनेट पोजीशन क्यों एक्सेप्ट करेगी कल। कामरान साहब, इस बात में कितनी सदाकत है या कितने के इम्कानात हैं कि आइंदा अदम इत्मीनान कामयाब होने की सूरत में आइंदा सदर के उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान होंगे? मैं आपको एक और ऑफिशियल जो है ना व्यू पॉइंट बता देता हूँ JUI का, कि हम ऑफिशियली जो है ना किसी ओहदे के उम्मीदवार नहीं हैं। अच्छा, किसी ओहदे के उम्मीदवार नहीं? हमारा नहीं है। बाकी ओहदे इंसानों के दरमियान तकसीम होने हैं। अगर कोई चीज़, अगर कोई नेमत खुद ब खुद चल के आएगी तो उसका इनकार नहीं हो सकेगा, मगर किसी ओहदे के उम्मीदवार नहीं है। हम कहीं पे ब्लैकमेलिंग नहीं करेंगे। चले, कामरान मुर्तज़ा साहब ये बता दें कि फॉर्मूला क्या तय पाया है? मुशावरत में फॉर्मूला ही बता दें। फार्मूला मैंने ये बता दिया कि हम किसी ओहदे के उम्मीदवार नहीं हैं। आप जो है ना जो मर्जी जिस तरह से, क्योंकि दूसरे दोस्तों को जाहिर है अकोमोडेट करना पड़ेगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। चले, कोई नाम एक जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से मखसूस नशिस्तों के लिए कोई नाम तो दिए गए होंगे कि आप इनमें से किसी का इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि जमीयत की राय भी बड़ी अहमियत की हामिल होगी। जमीयत की राय यकीनन अहमियत की हामिल है, दूसरी जमातों की तरह। जिस तरह से पीपल्स पार्टी की राय अहमियत की हामिल है, जिस तरह से नून की राय अहमियत की हामिल है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की, बाप की, सरदार अख्तर मैंगल के BNP की, इन सब की जो है ना अपनी अपनी जगह पे, डॉक्टर मालिक बलोच साहब वालों की, सब की जो है ना अपनी अपनी जगह पे अहमियत है। और हमारी जितनी अहमियत है, ना हमसे कम ना हमसे ज़्यादा, मगर जाहिर है अकोमोडेट सबको किया जाएगा। जब अकोमोडेशन की बारी आएगी तो हम कहीं बात पे अगर ये अड़ जाएंगे, जी ये चीज़ तो मैं लूँगा और जो है ना, तो फिर मेरा ख्याल है वो बदमज़गी की बात आएगी। इसलिए शायद हम वॉलंटियर करेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, डिस्पाइट इसके अगर साथी किसी बात पे आपको मजबूर करते हैं यूनानिमसली, फिर जो है एक चीज़ आ रही है, फिर उसका इनकार जो है कुफरान होगा, कुफरान नेमत होगा। अगर साथी आपके किसी शख्स का इंतखाब करते हैं तो फिर उसका इनकार नहीं किया जा सकता। फिल वक्त जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो किसी मनसब की ख्वाहिशमंद नहीं है। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी मंजर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के वज़रा ये समझते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई है, इनके अपने अराकीन जो अपोजिशन के कैंप में जाके बैठ चुके हैं, उन पे हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात भी जो लगाए जा रहे हैं, इस तनाजुर में हम आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। जो हमारे पास ऑप्शंस होंगे, हम उन ऑप्शंस पर गौर करेंगे और ज़िमन में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी जा सकते हैं। वो ये समझते हैं कि 63A का नफाज इन पर होता है, उसका क्लॉज A 1 और 2, अब उसका कौन सा क्लॉज इस पर नाफिज आएगा। उसके साथ साथ बहुत से वज़रा की राय मुख्तलिफ भी है कि हो सकता है, नहीं हो सकता। अपोजिशन के कानूनी माहिरीन ये राय रखते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, ये सिर्फ बातें हैं, इनको सही तरीके से कानून नहीं पढ़ाया गया। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात क्या है इस बारे में, और ये जो हुकूमती रहनुमा दावा करते हैं वो किस हद तक मानने के काबिल है, इसी बारे में बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद हमें ज्वाइन किया है। कंवर साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। कंवर साहब, इस वक्त जो बात हो रही है, हुकूमती वज़रा ये समझते हैं कि जब पार्टी चेयरमैन को इस बात का इदराक हो जाए कि मेरा ये जो MNA है ये मुझसे गद्दारी कर सकता है या करेगा, तो वो उसकी नाअहली का रेफरेंस भेज सकता है। क्या कानून में ऐसी गुंजाइश है या कानून में ऐसी कोई नजीर है? कमर दिलशाद साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ, बोल, हल्की हल्की आवाज है, बताइए। कमर दिलशाद साहब, हुकूमती वज़रा ये राय रखते हैं कि अगर पार्टी चेयरमैन को ये लगे
कि हमारा ये मेंबर जो है ये हमसे गद्दारी करेगा, तो वो कबल अज वक्त यानी फ्लोर क्रॉसिंग से पहले ही उसकी नाअहली का रेफरेंस भेज सकता है। इसमें सदाकत है? कोई कानून में नजीर मिलती है? देखा जी, हुकूमत के वज़रा और हुकूमत के जो आईनी और कानूनी माहिरीन हैं वो सही तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफ नहीं कर रहे। मुझे बड़ी हैरानगी है कि सबसे बड़ी अहम बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना एक बयानिया जारी कर दिया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें तहरीक अदम एतमाद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये स्पीकर कौमी असम्बली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वही सारे के मामला को देख रहे हैं, वही करेंगे। और आइन का आर्टिकल 63A जो है उसमें मुकम्मल वजहात दे दी गई है, उसका तरीक़ाकार बता दिया गया है। जो फ्लोर क्रॉसिंग के जो असहाब होंगे उनके साथ किस तरीके से आइन और कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि जी आप इसके मामले में कुछ अपना कानूनी हक इस्तेमाल करें। तो वो तो सारा मामला तो है इन लोगों के अपने मामलात हैं, और फ्लोर क्रॉसिंग जब अगर उन्हें कर दी तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास रेफरेंस आएगा तो उसके मुताबिक फैसला करेगा। लेकिन जहां 25-30 मेंबरान असम्बली अपना इन ब्लॉक में या फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल में अपना वोट का इस्तेमाल हुकूमत के खिलाफ करते हैं, तो फिर वो एक बड़ा अहम मसला पैदा हो जाएगा कि आया इलेक्शन कमीशन इस पर कार्रवाई करेगा नहीं करेगा जब फ्लोर क्रॉसिंग आ जाएगी। क्योंकि इंडिया के कानून में तो ये शामिल है कि अगर कोई 25-30 मेंबर करें तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो बड़ा अभी सारा मामला अपना स्पीकर कौमी असम्बली के दायरा कार में आता है, और उनका भी दायरा कार बड़ा महदूद है। जैसे कि हुकूमत कह रही है कि हम खत लिखेंगे स्पीकर कौमी असम्बली को और कहेंगे इन्होंने इनहराफ किया है पार्टी के से फ्लोर क्रॉसिंग की, आप एक्शन लें। तो समझ में नहीं आता कि स्पीकर कौमी असम्बली कैसे इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। कमर साहब यही हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज कुछ अरकान असम्बली ने जो सिंध हाउस में थे उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे गुफ्तगू करते हुए और कुछ प्रोग्राम्स में वाजे कह दिया कि हम अपनी पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम आइंदा इलेक्शन इस पार्टी से नहीं लड़ेंगे, टिकट नहीं लेंगे। अब उनका ये बयान हल्फी जो है या उनका जो इकरार है, इसके बाद भी इंतज़ार किया जाएगा कि वोट किसको डालते हैं, फिर कोई रेफरेंस आएगा? तो जनाब फिर ये बात ये है जो जिन्होंने हमारा आइन 18वीं अमेंडमेंट की है या 63A को जिन्होंने बाकायदा एक आइनी शक्ल दी है, उसके मुताबिक ये शामिल कर देना चाहिए था कि अगर कोई टीवी पर या इस तरीके से अपनी पार्टी छोड़ने का ऐलान करे तो उसके टाइम उसका एक्शन ले लिया जाए। वहाँ जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता, जुर्म सरजद नहीं हो जाता, उस वक्त तक तो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होती। वो कहते हमने टीवी पे इंटरव्यू दिया है, वो हमने सियासी बयान दे दिए हैं ताकि हुकूमत पर दबाव में डालें। जब वो वोट कास्ट कर देंगे, हुकूमत के खिलाफ वोट डाला जाएगा, तब उनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये कार्रवाई कितना अरसा, इस कार्रवाई पे कितना अरसा लगता है, इस कार्रवाई के फैसले पे? जनाब इसमें हमारा अदलिया का निज़ाम आप भी जनाब समझते हैं, हम भी समझते हैं। अब देखिए कासिम सूरी साहब जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनको नाअहल करार दे दिया, तो हमारी आला अदालतों में उनका केस चल रहा है, तकरीबन 3 साल हो गए, अभी तक समाअत ही नहीं हुई। आप ये देख लें आप, ये हमारा अदालती निज़ाम है। इसी तरह फॉरेन फंडिंग केस है, 7 साल से केस चल रहा है, अभी तक तारीखें दिए जा रहे हैं। जब ये केस इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आएगा तो वैसे तो कानून में तो लिखा हुआ है 1 महीना, इलेक्शन कमीशन जो है वो 1 महीने के अंदर अंदर अपना फैसला करेगा और फैसला करने के खिलाफ जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो लेंगे। एक नुक्ता और समझना है, हुकूमती कोई भी रुकन अगर फ्लोर क्रॉसिंग करता है तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में तो उस पर नाअहली का रेफरेंस भेजा जा सकता है। बात करनी है ऑपोजिशन के हवाले से, अगर ऑपोजिशन के रहनुमा जो हैं वो ये बात कर देते हैं कि हमारा ये रुकन असेंबली इजलास में हाजिर होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो हाजिर नहीं होता, तो क्या वो पार्टी चेयरमैन ऑपोजिशन का वो नाअहली का रेफरेंस भिजवा सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जनाब आप भी देख रहे हैं, लम्हा देख रहे हैं, आप हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। इस हुकूमत को ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी मामले में ऑन बोर्ड नहीं किया। अब आप देख लें, आप सेनेट का इलेक्शन हो या जब ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए, जो जैसा सलूक किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो आपके सामने है।
इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब सवात भी जा रहे हैं, पिशावर भी जा रहे हैं, वो ज़ाब्ता इखलाक के बारे में नोटिस जारी कर रहे हैं, वो गुरेज कर रहे हैं, जवाब ही नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें तो ऐसा है कि जिसके मामले में हुकूमत को खुद चाहिए ना कि आईनी इदारों के जो कानून की पासदारी करें, जो पासदारी करेंगे तो बाकी लोग भी पासदारी करेंगे। तो ये सारे मामले आपके सामने। इलेक्शन कमीशन को किसी खाते में ही नहीं लाया जा रहा और इलेक्शन कमीशन के हवाले से वजीर आजम भी ये बात कर रहे हैं। कमर साहब ये बता दें, एक जरा आईनी और कानूनी तौर पे आप मुझे हमें थोड़ा सा राय दीजिएगा, कौम जानना चाहती है। शेर शीर साहब क्या कह रहे हैं कि इस वक्त जवाज़ मौजूद है कि सिंध के अंदर गवर्नर राज लग सकता है, और उन्होंने कहा कि चूँकि सिंध हाउस के अंदर तमाम अरकान असम्बली मौजूद हैं और वहाँ पर ऐसी सूरत हाल है, तो क्या आप समझते हैं कि ये जवाज़ गवर्नर राज लगाने के लिए मौजूद है, ठीक है? 18वीं अमेंडमेंट के तहत अब अगर आप किसी सूबे में गवर्नर नाफिज करते हैं, उसके लिए ज्वाइंट सेशन से मंजूरी लेना लाजमी है आइन के आर्टिकल 232 के तहत, और इसी तरह आइन का आर्टिकल जो है 91 के तहत भी आता है और 235 के तहत भी आता है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब जिस सूबे में आपने लगानी है, आपने गवर्नर राज नाफिज करना है, तो ज्वाइंट सेशन से आप पहले मंजूरी लें और पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन के बाद ही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब इस सूबे में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए। अब अगर ये सिंध हाउस में आकर ठहर गए, इनको छंगा मंगा बन गया है, तो वो जनाब असल बात तो ये है ना कि आप इनके खिलाफ उस बेस पर आप किसी सूबे में तो गवर्नर राज नाफिज करने की इजाजत नहीं है। सेशन के बगैर प्रेसिडेंट के पास ये प्रोग्रेटिव नहीं है, तो दे देगी। तो ये सारे मामला बड़े समझ के तहत करने चाहिए। ये ठीक है, वह इज्तिमा उन्होंने किया है, इखलाकी तौर पर अच्छा नहीं किया, ज़ाब्ते हाँ दुरुस्त अच्छा ही लगा। जमहूरी तौर में इस तरह से सिंध हाउस में बैठ जाना और हुकूमत के खिलाफ बयान देना, ये वैसे तो अच्छी अलामत नहीं है, दुरुस्त नहीं है ये। अच्छा, ये बिल्कुल आपने दोस्त कह दिया, ये नहीं है। अगर आप 27 तारीख को या 28 को अदम एतमाद डे है और 28 को अगर आप समझते हैं कि वहाँ पर एक बड़ा मजमा खड़ा होता है जो किसी को भी पार्लियामेंट के अंदर, हाउस के अंदर नहीं जाने देता, तो क्या आइन में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि पार्लियामेंट से हट के किसी जगह ये गिनती हो जाए? वो तो ठीक है, वो तो स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो उनके पास इख्तियारात, स्पीकर कौमी असेंबली के पास इख्तियारात हैं, स्पीकर कौमी असेंबली उस पर बात भी कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नर राज लगाना है उसके लिए ज्वाइंट सेशन बुलाना जरूरी है। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, आपकी तरफ से रब्ता तो मुनक़ता हो चुका है, आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में सियासी गहमा गहमी तेज होने जा रही है? मैं अगले 24 घंटों का अगर आपसे सियासी मंजरनामा पूछूं तो वो आपको क्या दिखाई देता है? मैं कह रहा हूँ कि अगले 24 घंटों में मज़ीद तेज़ी आएगी, मज़ीद तेज़ी आएगी, और इस मज़ीद तेज़ी में मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो एक तो आपको शहर शहर सियासी क्लैश होता नज़र, मुझे खदशा जो शीदगी बढ़ती नज़र आ रही है। ये तो तसादुम हो सकता है, तसादुम हो सकता है, बिल्कुल। ये यानी आप ये वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो 27 को होना था वो अभी से हो सकता है? जी बिल्कुल, अभी से हो सकता है। देखें जिस तरह अभी फैसलाबाद में राजा रियाज के खिलाफ जुलूस निकला हुआ है, सुना बाकी शहरों में भी जुलूस निकलना शुरू हो गए हैं। अगर वो जुलूस जो हैं वो जाके उनके घरों की तरफ जाते हैं, वो उस जुलूसों में अगर शोर मचता शुरू हो जाता है तो फिर आप जहन में रखिएगा कि उनके हमायती भी सामने आएंगे और जिससे ये तसादम की फ़ज़ा पैदा होगी। पाकिस्तान के अंदर सियासत में ऐसा उतार चढ़ाव, ऐसी कशीदगी, इतनी तेज़ी, सुबह एक तरफ दूसरी तरफ एक तरफ, इतना तो किसी तेज़ विकेट पे होने वाले 5 रोज़ा मैच पे भी नहीं होता जब दोनों टीमें एक दूसरे के बराबर हो। ये बड़ा खौफनाक सा हमें सियासी मंजर नज़र आ रहा है। इस पे नुकसान सिर्फ होगा तो पाकिस्तान का होगा, नुकसान सिर्फ होगा तो पाकिस्तान का होगा। सबको होश के नाखून लेने चाहिए, तसादुम से बचना चाहिए, जमहूरी और आईनी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। नाज़रीन, दिलास्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के